हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी जो सेक्ट थी ना, उनकी स्थिति इन 16 सालों में क्या हो चुकी थी और हम इस वक्त वी सेक्ट या फिर ये कहें कि यीलिंग में थे या फिर ये कहें कि ब्यूरल माउंट में थे, जहाँ पे विंग इस वक्त रह रहा था। नॉर्मली हर दिन का ही रूटीन था, पढ़ाई, खाना पीना, खेलना कूदना इधर उधर, क्योंकि विंग का सेक्ट है तो वहाँ पे शांति तो हो नहीं सकती। ऑफ कोर्स हर किसी को अपनी आज़ादी थी, जो वो करना चाहे वो कर सकते थे और सेम इस वक्त भी हो रहा था। लेकिन विंग इस वक्त अपने बेटे यानी कि युवान के रूम में था और वहाँ पे आके वो उसको देखता है कि वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पे वो युवान के पास आके पूछता है कि क्या आज नाइट में भी तुम नाइट हंट के लिए जाने वाले हो। तो यहाँ पे युवान बोलता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें पता है ना, जब बाबा तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे युवान सारे के सारे लाइन्स को रिपीट करता है जो कि विंग उसको बोला करता था तब जब वो अकेले या फिर विंग के बिना ही मतलब सारे अदर स्टूडेंट्स के साथ नाइट हंट पे जाता था। तो यहाँ पे युवान रिपीट करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स बाबा, मुझे सब कुछ याद है। सबसे पहले मुझे खुद का ध्यान रखना है, मुझे सभी लोगों का ध्यान रखना है। अगर मैं घोस्ट के साथ फाइट ना कर पाऊँ तो मुझे छोड़ना है और इमिडिएटली वापस आना है। मुझे हीलिंग एरिया से बाहर नहीं जाना है, बिना मतलब के पंगे नहीं लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो आपकी सिखाई हुई कल्टिवेशन जो कि डिमोनिक कल्टिवेशन है उसको यूज़ करना है। और अपनी जान को सबसे पहले रखना है, अपनी फ्रेंड्स की जान को सबसे पहले रखना है। अगर हम हैंडल ना कर पाए तो हमें भागना भी ज़रूरी है। ऐसा कहते हुए उसने और भी लाइन्स को आगे कंटिन्यू करना चाहा, लेकिन भी उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोलता है ओके ठीक हो गया, लेकिन तुम शायद एक इम्पॉर्टेंट रूल भूल रहे हो। तुम्हें अपनी फ्रेगरेंस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी तुम 15 साल के हो चुके हो, तुम्हारे हीट साइकिल का भी यहाँ पे टाइम हो रहा है। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। कोई भी अल्फा अगर तुम्हारे आसपास आए तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी हीट साइकिल तुम्हें हिट कर जाए। इसलिए तुम्हें अपनी फ्रेगरेंस को भी अपने कंट्रोल में रखना होगा। और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी फ्रेगरेंस किसी को भी बहुत ईजीली हिट करती है। भले ही अभी तुम इतने एज वाले नहीं हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान देना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रूल, तुम्हें हीलिंग एरिया को क्रॉस नहीं करना है। यहाँ से बाहर तुम्हें नहीं जाना है, किसी भी हालत में नहीं जाना है। तो यहाँ पे युवान अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं वही करूँगा जो मेरे बाबा कहते हैं। लेकिन विंग भी अच्छे से जानता था कि जब युवान हंटिंग पे आता है या फाइटिंग में आता है या कल्टीवेशन में आता है तो ऑफ कोर्स इनमें से कोई एक ना एक रूल तो ज़रूर तोड़ देता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो दोनों के दोनों रूल्स तोड़ देता है, या फिर वो अपनी फ्रेगनेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर वो यीलिंग एरिया को कब क्रॉस कर जाता है ये उसे खुद नहीं पता चलता। लेकिन तब तक विंग उसके साथ तो होता है, जिसके चलते वो उसे बचा लेता है। बट अकेले जवान को इतने डेंजरस स्थिति में डालना उसे कभी भी पसंद नहीं आया। इसलिए वो हमेशा से ही युवान के साथ साथ युवान के साथ जाने वाले बाकी स्टूडेंट्स को भी ये अच्छे से रिपीट करवाता है कि यीलिंग एरिया को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है। युवान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। युवान जब विंग ने कल्टिवेशन वर्ल्ड को छोड़ा था, तब जाके विंग जब ब्यूरल माउंट पे रहना स्टार्ट किया था, तब अचानक से उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग और चीज़ें पसंद ना आना। इसके अलावा उसके हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हुए थे, और वो क्यों हुए थे ये हम बाद में देखेंगे। बट वैंकिंग अभी उनके साथ थी, तो यहाँ पे चेकअप से उन्हें पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट था। और कुछ टाइम के बाद ऑफकोर्स उस वक्त वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का प्रेग्नेंट था, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद उसने एक बेबी को जन्म दिया था जो कि बॉय था। बट वो एक ओमेगा था। ऑफकोर्स विंग का बेटा है तो विंग की तरह होना तो यहाँ पे लाजमी है। इसलिए जो युवान था ना, उसकी फ्रेगनेंस उसकी एज से पहले ही यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब उभर के बाहर आई थी। हालांकि अभी तक उसकी हीट साइकिल ने उसे हिट नहीं किया था और उसका टाइम अभी हुआ भी नहीं था। हालांकि वो सिर्फ 15 साल का था, लेकिन फिर भी विंग को डर लगा रहता था कि हो सकता है इसके फ्रेगनेंस के चलते ये कभी भी अपनी हीट साइकिल पे हिट कर सकता है। और साथ ही साथ
अब उसके फ्रेगनेंस को भी वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता है, या फिर ये कहो कि उन्हें कंट्रोल करना वो भूल जाता है, जिसके चलते हो सकता है कि कोई भी अल्फा या बीटा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अपने ही बेटे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना उसे कभी पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसने पूरी आज़ादी तो दी, लेकिन हाँ, ये उसके दिमाग में भी रख लिया कि भले ही तुम ओमेगा हो, ये बात किसी को पता चले ना चले, किसी को जताओ ना, लेकिन फिर भी तुम्हें ये याद रखना होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट नाइट का टाइम हो चुका था और युआन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट एरिया पर आ चुका था, वहाँ पे हंटिंग के लिए। यहाँ पे विंग को भी पता था कि आज जिस जगह में वो जाने वाले हैं उस जगह पे खतरा काफ़ी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जो नाइट घोस्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि युआन हैंडल ना कर पाए, बट उसने ऑलरेडी बोल के रखा है कि हैंडल ना कर पाओ तो छोड़ देना, क्योंकि 15 साल का बच्चा क्या ही हैंडल कर पाएगा। युआन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था और यहाँ पे आके बात सच भी थी, जो कि उन्हें पहले से पता थी कि नाइट घोस्ट्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। उन लोग की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो उसे हरा नहीं पा रहे थे, बट आखिरकार युआन है तो विंग का ही बेटा, हार इतनी इजीली कैसे मान ले। यहाँ पे युआन ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उस नाइट घोस्ट को कंट्रोल करने में या फिर उसको ख़त्म करने में। समय बीतता जा रहा था, जो जंगल में अंधेरा था ना, वो और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। युआन के फ्रेंड्स उसको बोलते जा रहे थे कि हमें चलना चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए, बट युआन फिलहाल के लिए हार तो नहीं मानना चाहिए चाहता था, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक वो खुद से ना कहने लगे कि उसे हार मान लेनी चाहिए। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि अगर उन्हें लगता है कि लेट नाइट हो रहा है तो वो जा सकता है, बट वो जब तक इसको ख़त्म नहीं कर देता, इससे डील नहीं कर लेता, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो सभी उसको बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये इतना ज़िद्दी क्यों है, क्यों इसके ऊपर इतनी ज़िद सवार रहती है हर एक चीज़ के लिए। अगर मास्टर वे यहाँ पे होते तो शायद ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। वैसे भी अगर वो यहाँ पे होते तो अभी तक हम घोस्ट को कंट्रोल कर चुके होते, लेकिन युआन भी कुछ कम नहीं था। हालांकि अभी वो एज से छोटा था, बट उसकी कल्टिवेशन पावर, उसकी गोल्डन कोर इतनी डेवलप तो हो चुकी थी कि एटलीस्ट वो छोटे मोटे घोस्ट को, मतलब ऐसे शैतानों को ना कंट्रोल कर सकता था, उन्हें उनसे डील कर सकता था। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली उसने उसको कैप्चर कर लिया था, उसको बंदी भी बना लिया था और फिलहाल के लिए उसका जो आतंक मचा हुआ था ना, वो भी कंट्रोल कर लिया था। सभी लोग युआन के पास आके उसको बोलने लगते हैं कि फाइनली तुमने ये कर दिखाया, और वैसे भी तुम पे ही हमें भरोसा था। तो यहाँ पे युआन बोलता है, अच्छा तुम्हें मुझ पे भरोसा था, अभी तक तुम ही लोग थे जो हमें यहाँ से चलने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, बट हमें सच में तुम पे भरोसा था। युआन उन लोगों से बोलता है कि रहने दो, मुझे पता है तुम लोगों को मुझ पे कितना भरोसा था, वैसे भी अभी मैं इसको कंट्रोल कर चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अगर तुम लोगों में से किसी को भी लगता है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो बता दो, मैं अभी के अभी इसको छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें सच में तुम पे भरोसा है। वो सभी लोग अपने ही मजाक में लगे हुए थे, बट वो नहीं जानते थे कि कोई था जो अभी भी उन्हें देख रहा था, यही कहें कि कोई थे जो उन्हें देख रहे थे। यहाँ पे दो लोग थे जो कि एकटक नज़रें सिर्फ और सिर्फ युआन पे टिकाए हुए थे, लेकिन उन लोगों का ये कंसंट्रेशन ना जल्दी ही टूटने वाला था तब जबकि युआन के एक दोस्त जिसका नाम यान था, उसने युआन के हाथ में टैप करते हुए बोला, मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है, पीछे देखो। वो जिन और लेंस एक्ट के लगता है ना। तो यहाँ पे युआन जल्दी से घबरा के पीछे की तरफ मुड़ता है, तो वो सच में जिन और लेंस एक्ट के थे। युआन को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं। उसने अपने एरिया को देखा तो वो सच में चिलिंग एरिया से बाहर आ चुके थे और वो यान के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ओह नो, हम चिलिंग एरिया को क्रॉस कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। यान उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, बट पहले अपनी फ्रीक्वेंस को कंट्रोल करो। तुम्हारी फ्रीक्वेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों से ज़्यादा दूर तक छुपी होगी। मेरे हिसाब से वो इसे महसूस कर चुके होंगे, बट फिर भी इसे कंट्रोल करो। तो तब जाके युआन अपने आप पे ध्यान देता है, तो सच में वो हद से ज़्यादा उसकी फ्रेगनेंस मतलब बाहर रिलीज़ कर रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी से अपने आप पे एक तालिस्मान यूज़ किया, जिसके चलते फ़िलहाल के लिए उसकी जो फ्रेगनेंस थी ना, उसकी स्मेल काफ़ी कम हो चुकी थी, बट
वो दो जने अभी भी एकटक बस युवान को ही देखे जा रहे थे। युवान जो कि ये सोच रहा था कि अब क्या उन्हें भागना चाहिए या फिर उन लोगों से बात करनी चाहिए। युवान फाइनली एक डिसीजन पे आता है। युयान से बोलता है कि जैसे ही वो 3 काउंट करे तो यहाँ से भागने की कोशिश करना, क्योंकि अब हम इन लोगों से नहीं बच सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम इन लोगों के एरिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे युवान आपस में ही बुदबुदाता है 1 2 और 3। जैसे ही वो टर्न होके मुड़ने वाले थे तो तभी वो दोनों लोग उन पे कुछ स्पेल यूज़ करते हैं और वो अपनी ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, सभी के सभी जो कि युवान के साथ आए हुए थे। युवान भी उनके साथ फ्रीज हो चुका था, बट उसके लिए अपने आप को अनफ्रीज करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने आप को अनफ्रीज तो कर लिया था, बट तब तक वहाँ पे वो दौड़ के आ चुके थे। उसने जैसे ही टर्न होके देखा तो वो दोनों ही उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, और जब वो दोनों ही उसके नज़दीक आए तो उसे महसूस हुआ कि इनमें से एक तो जिन सेक्ट का प्रिंस जिनलिंग है, लेकिन दूसरा ये कौन है, क्योंकि इससे अभी तक उसने नहीं देखा था। युवान बहुत बार बिना अपने बाबा को बताए, यानी कि विंग को बताए, यिलिंग एरिया से बाहर आया है। उसने बाहर की दुनिया भी देखी है और बहुत सारे डेयरिंग काम भी किए हैं, जैसे कि उसके पिता के हुए करते थे, विंग के हुआ करते थे। इसलिए उसको जिनलिंग के बारे में तो पता था, लेकिन दूसरा जो उसके साथ था उसके बारे में उसे नहीं पता था। उन दोनों की नज़रें अभी भी सुजोई के ऊपर थी, सुजोई के फेस के ऊपर थी, और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनकी जनरेशन का ये सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है। युवान ने अपने अंदर अंदर ही स्पेल पढ़ते हुए उन सभी लोगों को भी जल्दी से अनफ्रीज किया और फिर से भागने की कोशिश की। तभी जो दूसरा लेंस एक्ट का मतलब वहाँ पे पर्सन था ना, उसने युवान के हाथ को पकड़ते हुए बोला, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने इसलिए तुम्हें फ्रीज नहीं किया था कि तुम लोग हमारे सामने से फिर से भाग सको। तो यहाँ पे युवान अपने आप को टर्न करते हुए बोलता है, माफ़ कर दीजिए, हम भाग नहीं रहे थे, बस हमें लेट हो रहा है इसलिए हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिनलिंग अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें अभी तक देर नहीं हो रहा था? सच्ची बताओ तुम क्यों भाग रहे थे? लैंड सिपल जल्दी से जिनलिंग के शोल्डर पे स्लैप करते हुए बोलता है, आराम से बात करो, इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये ब्यूटीफुल इवेंगा डर सकता है? तो यहाँ पे युवान अपने हाथ को उस लैन जो डिसिपल था उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे डर नहीं लगता, बस हम सच में लेट हो रहे हैं, हमें घर पहुंचना है। तो यहाँ पे जिनलिंग उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन से सेक्ट से हो? तो यहाँ पे युवान के लिए अब मुसीबत हो चुकी थी। युवान कल्टिवेशन वर्ड और अपने वर्ड, इन दोनों के ही बीच का डिफरेंस पहले से जानता था। उसे सब कुछ बताया गया था। विंग ने अभी तक की लाइफ में उससे कुछ भी नहीं छिपाया था, इसलिए वो अच्छे से जानता था कि जिसे कल्टिवेशन वर्ड डिमॉन वर्ड के नाम से जानता है, उस वर्ड के एक भी पर्सन को कल्टिवेशन वर्ड में आने की अनुमति नहीं है। इसलिए फ़िलहाल के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वो क्या बोले। तो यहाँ पे वो जिनलिंग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, हम किसी सेक्ट से नहीं हैं, हम नॉर्मल लोग हैं और हम बस नॉर्मल कल्टिवेटर्स हैं जो कि ऐसे ही सफ़र करते हुए कल्टिवेशन सीखते हैं, और हम सभी लोग फ़िलहाल के लिए बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो जिनलिंग उनकी तरफ सस्पिशियस होते हुए देखता है, तुम कोई इमोर्टल तो नहीं हो जो तुम दुनिया भर में घूमते फिरो, और वैसे भी तुम अभी सिर्फ 16 या 17 या उससे भी कम एज के हो, तो ऑफ कोर्स सी बात है तुम्हारा कोई घर होगा, परिवार होगा, और किसी सेक्ट से भी होगे। तो यहाँ पे युवान उनको आंसर करते हुए बोलता है, नहीं, हम किसी सेक्ट से नहीं हैं, हम नॉर्मली किसानों के बेटे हैं, बस हमें एक अच्छा गुरु मिल चुका है जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनलिंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या उस गुरु ने तुम्हें इतने बड़े शैतान को काबू करने में भी मदद की है? तो यहाँ पे युवान उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे जिनलिंग आंसर करता है, तुमने जिस घोस्ट को पकड़ा है उस घोस्ट को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुमने इसे पकड़ के दिखाया। तो यहाँ पे जिनलिंग को युवान आंसर करते हुए बोलता है, अगर तुमने मुझे देखा है कि मैंने इसे कंट्रोल किया है, तो तुमने ये भी देखा होगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, जबकि एक नॉर्मल कल्टिवेटर के लिए ये बहुत आसान सा काम है। तो यहाँ पे जिनलिंग थोड़ा सा तन के बोलता है, हाँ हमारे लिए आसान सी बात थी, बट लेकिन तुम्हारे लिए ये कुछ ज़्यादा ही टफ रहा, तुम्हें तकलीफ ही होगी ना। तो यहाँ पे दूसरा जो लैंड डिसिपल था वो बोलता है, क्या तुम अपनी पढ़ाई करना बंद करोगे? मुझे उससे बात करने दो। तो यहाँ पे जिनलिंग
उसके हाथ पे स्लैप करते हुए बोलता है, क्या प्रॉब्लम है जिंगई, मुझे बात करने दो ना। तो यहाँ पे जिंगई जिनलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहो, मुझे वो। जिंगई ये बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे उसे क्या बोलना है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे वो ये तो नहीं कह सकता ना कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। ऑफ कोर्स उसने ये ना बोला तो जिनलिंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें वो आगे देखो, ये मत कहना कि अब तुम फिर से यहाँ पे फ्लर्ट करने वाले हो। अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो तुम्हें बता दो, तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे चूज कर चुका हूँ अपने लिए। जिनलिंग ने ये लाइन जिंगई के कान के करीब आके बोली थी। तो यहाँ पे जिंगई बोलता है, क्या कहा तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जिनलिंग जिंगई की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है एक काम करते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं। वो दोनों ही यहाँ पे बातों पे लगे हुए थे और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए युवान यहाँ से जाने वाला था कि तभी जिनलिंग उसको रोकते हुए बोलता है, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम किस सेक्ट से हो या फिर किस एरिया से हो। अब यहाँ पे युवान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, बट वो नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी मुसीबत उसके पीछे से अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा अनकंट्रोल हो रही थी। और वो वही गोश्त था जिसको अभी अभी युवान ने ही कंट्रोल किया था, बट फिलहाल के लिए वो थोड़ा सा अनकंट्रोल हो रहा था और उसने अपने आप को भी रिलीज़ कर लिया था, जिसके चलते वो युवान पे ही अटैक करने वाला था। बट यहाँ पे तभी उन सभी को एक वाइट लाइट आते हुए दिखती है, जिसके चलते वो जो घोस्ट था ना, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। यानी कि वो अब कंट्रोल आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो फाइनली तबाह हो चुका था। यहाँ पे इस लाइट को देखने के बाद जिनलिंग जिंगई की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि हांग वनजुन भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे जिंगई कुछ आंसर कर पाता इससे पहले ही सभी स्टूडेंट यहाँ पे एक रास्ता बनाने लगे थे, जो कि ऑफ कोर्स हांग वनजुन के लिए था। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जिंगई और जिनलिंग के पास आके रुक गया, लेकिन उसकी नज़रें किसी और तरफ भी गई। वो एक छोटे से क्रिएचर को भी देख रहा था, इतना भी नहीं था, मतलब इतना छोटा भी नहीं था, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा था। बट वो और भी ज़्यादा सरप्राइज तब था जब उसने देखा कि वो छोटा सा क्रिएचर उसी को एकदम देखे जा रहा था, एक टक बहुत सॉफ्ट आइज़ के साथ, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता था या फिर उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी या फिर बहुत ज़्यादा खुशी थी। युवान ने लैन वांगजी, हांग वनजुन या फिर दोनों में से कुछ भी कह लो, उन्हें देखने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल के लिए उसे शॉक्ड होना चाहिए था, बट वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और वो अपने मन में ही सोच रहा था, सच में बाबा ने शायद कुछ कम ही मुझे बताया था इनके बारे में। बट कुछ भी कहो, बाबा सच में एक आर्टिस्ट है। देखो तो सही, इनकी इतनी अच्छी पोर्ट्रेट बना के रखी हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये रियल है या वो पोर्ट्रेट्स। युवान यहाँ पे सोच रहा था सामने खड़े इंसान के बारे में, और सामने खड़ा वाला इंसान एकदम युवान को देखे जा रहा था, बट उसकी नज़र युवान के चीक्स पे, जो कि राइट चीक्स पे एक मोल था, उस पर पड़ी। और उस मोल को देखने के बाद उसको कुछ याद आ रहा था, विंग का वो मोल जो कि उसके लिप्स के नीचे था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।